वेलकम टू संदीपन गुरु। इस यूट्यूब चैनल में क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट एनसीईआरटी सिलेबस से पढ़ रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट मैथ के प्रत्येक चैप्टर को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाने का प्रयास सरल और रोचक ढंग से किया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो कॉपी पेन रेडी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 5 अध्याय 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे और एक्सरसाइज 5.1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि समांतर श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, वो क्या होती है। तो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे संक्षेप में शॉर्ट में एपी कहा जाता है, और यह एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें प्रत्येक पद, प्रथम पद के अलावा प्रथम पद को छोड़कर श्रेणी का प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में, माने अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर मिलता है। वह निश्चित संख्या जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। तो जो यह निश्चित संख्या है इसे सर्वांतर भी कहा जाता है। तो इस तरह से समांतर श्रेणी क्या हो गई, वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, जब किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। कहीं पर भी कोई श्रेणी दी हुई है तो उसमें हम उनके किसी भी दो क्रमागत पदों का अंतर निकालते हैं। यदि वह अंतर सब जगह समान है तो वह श्रेणी क्या होगी, समांतर होगी। तो पहले पद को एक, प्रथम पद को ए कहा जाता है और जो स्थायी अंतर है उसे डी, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो कोई भी जो एपी होती है वह ए कामा ए प्लस डी, कामा ए प्लस 2d, कामा ए प्लस 3d के रूप की होती है। इस तरह से समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस डी, कामा ए प्लस 2d, कामा ए प्लस 3d करते करते एंड सो ऑन ए प्लस एन डी, और ऐसे अनंत तक चला जाता है, जहां पर ए प्रथम पद है और डी सर्वांतर है। अब यह जो सर्वांतर है इसको कैसे ज्ञात करते हैं, तो समांतर श्रेणी में हर अगले पद में पिछले पद को घटाकर सर्वांतर ज्ञात किया जा सकता है। अगले पद में पिछले पद को घटाना है। मान ली कोई समांतर श्रेणी है, उसका A1, A2, A3, A4 इस तरह से पद दिए हुए हैं, तो सर्वांतर डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, माने अगले पद में पिछले पद को घटाना है। ये चाहे A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, मतलब अगले पद में पिछले पद को घटाएंगे तो सर्वांतर हमको प्राप्त हो जाएगा। यह जो सर्वांतर है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अब इस प्रकार पदों की संख्या के आधार पर समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है। पहली होती है परिमित समांतर श्रेणी, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, परिमित हो, उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें एक अंतिम पद होता है, चूंकि परिमित है तो इसका एक अंतिम पद निश्चित रूप से होगा। दूसरा है अपरिमित समांतर श्रेणी, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा नाम से स्पष्ट है कि ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो तथा इसमें कोई भी अंतिम पद नहीं होता है। तो इस तरह से ये समांतर श्रेणी के बारे में सामान्य जानकारी होगी। अब चलिए एक्सरसाइज 5.1 के प्रश्नों को हम हल करते हैं। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो इन स्थितियों में पहले हमको सूची बनाना है, फिर उसको बताना है कि एपी है और यदि है तो क्यों है। तो कह रहा प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया की एपी बनाना है। तो कहता है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 है। तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया दिया है 15 रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए दिया है 8 रुपए। तो एपी हमारी क्या बन जाएगी, 15, फिर उसके आगे चला प्रथम किलोमीटर के लिए 15, फिर उसके आगे चला तो 15 में 8 जोड़ दिए 23, 23 में 8 जोड़ दिए 31, तरह 31 में 8 जोड़ दिए 39, तरह से हमारी श्रेणी मिल जाएगी। अब देखते हैं कि समांतर है कि नहीं है। तो इसका प्रथम पद जो पहला है वो प्रथम पद कहलाएगा, तो प्रथम पद ये बराबर 15 हो गया। अब डी निकालना है, तो 23 में 15 घटा देंगे, 23 में 15 घटाए तो कितना आ गया, 8 आ गया। फिर इसी तरह से और देख चेक कर लेते हैं, 31 में 23 घटा लेते हैं तो 8 आया। एक बार और चेक करते हैं, 39 में 31 घटाते हैं तो 8 आया। इस तरह हर जगह अंतर समान है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, एपी है।
यहाँ पर सर्वांतर डी है और प्रथम पद 15 है। अब कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा का श्रेणी बनाना है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 निकालता है। तो मान लिया कि बेलन में कुल जो हवा की मात्रा है, वॉल्यूम है जो उसका, तो V बराबर 1 है, तो V1 1 हो गया। अब 1/4 जो है तो हवा निकाल लेता है, तो इसमें से एक में से 1/4 निकाल लेंगे तो अगला पद मिल जाएगा। तो V2 क्या हो गया, एक में से 1/4 निकाल दिया, तो इसका लघुत्तम लेंगे तो 4 एकम 4 माइनस 3/4 बाय 3/4, तो अगला पद हमारा हो जाएगा 3/4 भी। अब फिर हम इसमें क्या कहता है कि अब इसमें से फिर हवा कितनी निकालेंगे, 1/4, 3/4 में 1/4 हवा निकालेंगे तो कितना शेष बचेगा, 3/16। तो अगला पद क्या होगा, 3/4 में माइनस 3/16 कर देंगे, घटा देंगे, तो इसको लघुत्तम लेंगे तो ये 12 माइनस 3 बराबर ये 9/16 आ गया। 9/16 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिकाई 9, 4 चौक 16, 3/4 का होल स्क्वायर। इसी तरह अगला पद निकालेंगे तो 3/4 का होल क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी श्रेणी क्या बनेगी, पहला हो गई भी, दूसरी हो जाएगी 3/4 भी, तीसरी हो जाएगी 3/4 का होल स्क्वायर भी, अगली हो जाएगी 3/4 का होल क्यूब भी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका सर्वांतर क्या होता है। तो सर्वांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अगले पद में पिछले पद को घटाएंगे, 3/4 माइनस 1, तो 3/4 में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1/4 आ जाएगा। फिर एक बार और चेक करते हैं, 3/4 के स्क्वायर में 3/4 घटाते हैं, तो यहाँ पर इसको जब घटाते हैं तो माइनस 3/16 आ जाता है। तो हम यह देखते हैं कि जो सर्वांतर है वो अलग अलग आ रहा है। पहले पद में जब हमने घटाया तो माइनस 1/4 आ गया, उसके आगे जब घटाया तो माइनस 3/16 आ गया। अतः ये जो श्रेणी बनी हुई है ये वाली, ये एपी में नहीं है, क्योंकि सर्वांतर हर जगह समान नहीं है। अब आगे तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद की श्रेणी हमको बनाना है। एक कुआं खोदने में आई लागत कितनी होगी, इसकी श्रेणी बनाना है। तो प्रथम मीटर की खुदाई 150 और उसके बाद जब अगले मीटर की खुदाई होती है 50 रुपए हर बार बढ़ती जाती है। तो प्रथम मीटर की खुदाई 150 है, अतिरिक्त मीटर की खुदाई 50 रुपए है, तो श्रेणी क्या बनेगी, 150, फिर अगले मीटर के लिए 200, फिर अगले मीटर के लिए 250, फिर 300, इस तरह से अनंत तक जाएगी। तो यहाँ पर अब प्रथम पद क्या हो गया, एक ए बराबर 150 और डी हम निकाल लेते हैं, तो 200 में 150 घटाएंगे तो 50 आएगा। फिर चेक कर लेते हैं, 250 में 200 घटाते हैं तो 50 आता है, तो हम देख रहे हैं कि अंतर जो है सभी जगह समान आ रहा है, 50-50 आ रहा है। सर्वांतर डी बराबर क्या हो गया, 50, ए बराबर हो गया 150। अतः ये जो सूची है वह समांतर श्रेणी है, एपी में है। अब अगला देखते हैं प्रश्न, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन का जो है एपी बनाना है, जबकि मूलधन क्या है, 10,000 रुपए, और राशि का जो दर है वो 8% है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, P × 1 + R/100 जहाँ पे P मूलधन हो गया, R दर हो गई और n क्या हो गया, वर्षों की संख्या। तो प्रश्नानुसार P बराबर 10,000 है, R बराबर 8 है, तो श्रेणी क्या बनेगी, पहली बन जाएगी, प्रथम पद क्या बन जाएगा, 10,000 इंटू 1 + 8/100, फिर दूसरे, पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए पावर 2, तीसरे साल के लिए पावर 3। अब इसमें हम देखते हैं कि इनको घटाने पर जो है सर्वांतर समान नहीं आ रहा है, था यह श्रेणी क्या है, एपी में नहीं है। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि उसका प्रथम पद सर्वांतर दिया हुआ है। तो प्रथम पद हमको पता है 10, सर्वांतर है डी बराबर भी 10 है, तो प्रथम 4 पद लिखना है। पहला पद तो यही हो गया, ए बराबर 10। दूसरा पद है, पहले पद में डी को जोड़ना है, तो 10 धन 10 20 हो गया। फिर तीसरा पद क्या होगा, A3 बराबर A + 2D, तो 10 अधन 2 × 10, 10 × 20, 10 30। चौथा पद क्या होगा, A + 3D, तो 10 धन 3 × 30, 40। तो प्रथम 4 पद क्या हो गए, 10 20 30 40, और एपी क्या हो गई, 10 20 30 40, और इस तरह से 3 डाट लगा लिए, माने अनंत तक जाएगी। दूसरा है, दिया है प्रथम पद ए बराबर -2 और डी बराबर 0। तो अब इसका जो है, तो प्रथम पद दिया हुआ है -2 और दूसरा पद है तो A + D होगा, तो -2 और डी 0 है तो -2 आ जाएगा। अब इसी तरह हर जगह जब डी 0 है तो -2 -2 आता जाएगा।
तो इसके प्रथम चार पद क्या हो गए, -2 -2 -2, और एपी क्या बन गई, -2 -2 -2 एंड सो ऑन। अब तीसरा प्रश्न है, दिया है ए प्रथम पद ए बराबर 4 और डी बराबर -3। तो अब अगले चार पद लिखना है। तो प्रथम पद ए बराबर 4 हो गया, तो A2 बराबर क्या हो गया, A प्लस डी। दूसरा पद तो 4 - 3 तो 1 आ गया। फिर A3 तो A प्लस 2D। तीसरा पद A3 तो A प्लस 2D होगा। तो 4 अब प्लस 2 × 3 तो 2 3 6, तो -6 में 4 जो है घट जाएगा, तो -2 आ जाएगा। अब चौथा पद A4 बराबर हो गया +3D। 4 + 3 × 3 -3, तो 3 × 9 में से 4 गया, -5। इस तरह चार पद क्या हो गए, 4 1 -2 -5। तो एपी क्या हो गई, 4 1 -2 -5 एंड सो ऑन। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया है a बराबर 1 और d बराबर 1/2। तो प्रथम पद क्या हुआ, a बराबर -1। दूसरा पद A2 बराबर A प्लस डी। तो -1 + 1/2 तो ये हो गया -1/2। फिर A3 बराबर तीसरा पद A3 बराबर तो A प्लस 2D। -1 × 2 × 1/2 तो ये 1 हो गया, तो 1 1 0 हो गया। फिर चौथा पद A प्लस 3D, तो -1 और 3 × 1/2, तो इसका आप लोग उत्तम लेंगे तो घटाने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/2। तो इस तरह से हमको चार पद मिल गए। पहला पद हो गया -1, दूसरा -1/2, फिर 0 और 1/2। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। दिया है a बराबर -1.25, डी बराबर 0.25 है। तो प्रथम चार पद, पहला पद दिया ही है -1.25 -1.225। अब A2 बराबर होता है A प्लस डी। तो -1.25 में -0.25 जुड़ेगा तो -1.50 आ जाएगा। फिर A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D। तो -1.25 और इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया -1.75। इस तरह से चौथा पद निकाल लिए। तो इस तरह से चारों पद क्या हो गए, -1.25 -1.50 -1.75 और -2। तो इस तरह से यदि प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात हो तो हम जितने पद चाहें उतने एपी के लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। श्रेणी दी हुई है, तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, जो पहला लिखा हो वही प्रथम पद होगा। तो ए बराबर 3, ये प्रथम पद आ गया। अब सर्वांतर ज्ञात करने के लिए अगले पद में पिछला पद घटाएंगे। तो 1 में 3 घटा दिए तो -2 आ गया। तो इस तरह से इसका प्रथम पद 3 हो गया और सर्वांतर -2 हो गया। दूसरा प्रश्न, दी हुई श्रेणी है -5 -1 3 और 7। अब प्रथम पद क्या होगा, जो पहले दिया है तो -5, तो ये बराबर -5। सर्वांतर -1 में -5 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 में 1 गए 4 आ गया। तो प्रथम पद -5 और सर्वांतर 4 हो गया। अब तीसरा दिया है AP 1/3 5/3 9/3 13/3। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, जो सबसे पहले दिया है तो 1/3। अब सर्वांतर 5/3, अगले पद में पिछले पद को घटाना है तो -1/3 घटा दिए, तो 3 लघुत्तमय है तो 5 में से 4/3 आ गया। तो अभिष्ट हल क्या हो गया, प्रथम पद 1/3, सर्वांतर 4/3 हो गया। फिर चौथा दिया है AP 0.6 1.7 2.8 3.9। अब श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, जो पहला दिया है तो 0.6 हो गया। अब 1.7 में 0.6 घटाएंगे तो 1.1 आ गया। इस तरह से प्रथम पद 0.6 और सर्वांतर 1.1 हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी है। क्या एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात करना है और अगले 3 पद लिखना है। तो देखते हैं एपी है अथवा नहीं। तो श्रेणी दी हुई है 2 4 6 8 16। तो एपी जानने के लिए सबसे पहले हम इसका सर्वांतर 2 3 जगह निकालेंगे। तो डी बराबर सर्वांतर बराबर क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद। तो 4 में से 2 घटाते हैं 2 आता है। फिर इसको चेक करते हैं, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आ गया। फिर 16 में से 8 घटाए तो 8 आ गया। तो इस तरह से ये हम क्या देख रहे हैं कि सर्वांतर समान नहीं है, तो श्रेणी एपी में नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, अब एपी में नहीं है तो हमको जो है तो उसका सर्वांतर अगले 3 पद नहीं लिखना है। अब दूसरी श्रेणी दी है 2 5/2 3 7/2। अब इसका भी सर्वांतर निकालते हैं, पता चलेगा एपी में है कि नहीं। सर्वांतर निकालने के लिए 5/2 में 2 घटाएंगे, तो इसको जब घटाएंगे तो 2 लघुत्तम आएगा, तो इसको हल करने पर 1/2 आ गया। फिर दूसरा एक जगह और चेक करते हैं, 3 में 5/2 घटाते हैं तो यहाँ भी 1/2 आ रहा है।
फिर देखते हैं 7/2 में 3 घटाते हैं तो यहाँ भी 1/2 आ रहा था। सर्वांतर सब जगह समान है, तो यह श्रेणी एपी में है और सर्वांतर क्या आ रहा है 1/2। तो अगले 3 पद क्या होगा, 4 पद दिए हैं, 1 2 3 4, तो हमको पांचवा निकालना है। तो A5 बराबर क्या होता है A+4D। तो एक जगह 2 और +4 इंटू डी कितना है 1/2। तो ये हो गया 2 से 4 कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो 2 धन 2 4 आ गया। फिर छठवां पद A+5D। A6 बराबर क्या होता है A+5D। तो 2 इंटू 5 इंटू 1/2। अब इसका लघुत्तम आ जाएगा, तो 2 लघुत्तम होगा, तो 2 दूनी 4, 5 4 9/2। अब अगला पद है A7, तो A+6D होगा, इसका 2 तिहाई 6, 3 दूनी 5 आ गया। तो अभीष्ट अगले 3 पद क्या हुए 4 4 आया, 9/2 और 5। तो इस तरह से ये इसका, चूंकि समांतर श्रेणी में था, तो अगले 3 पद हमने निकाल दिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दी हुई श्रेणी है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। अब बताना है कि ये श्रेणी सर्वांतर मतलब समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो सबसे पहले सर्वांतर चेक करते हैं। तो -3.2 में -1.2 घटाते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसमें से घट जाएगा, तो ये -2 आ गया। फिर चेक करते हैं, -5.2 में 3.2 घटाते हैं, तो यहाँ भी -2 आ गया। फिर एक बार चेक करेंगे, -7.2 में -5.2 घटाते हैं, फिर -2 आ गया। सर्वांतर हर जगह समान है, तो यह श्रेणी एपी में है जिसका सर्वांतर -2 है। तो अगले 3 पद क्या होंगे, 4 पद दिए हैं, तो A5 बराबर A+4D। तो -1.5 इंटू 4 इंटू -2, तो 4 दूनी 8, -8 हो गया, तो इसमें जुड़ गया, तो -9.2 हो गया। इसी तरह A6 बराबर हो गया A+5D, तो ये हो गया -11.2। और A7 बराबर हो गया A+6D, तो ये हो गया -13.2। तो इस तरह 3 पद क्या हो गया, -9.2, -11.2, -13.2। किस तरह से, इस तरह के जितने भी प्रश्न है, तो उसमें हमको सबसे पहले डी निकाल कर चेक कर लेना है कि श्रेणी में है कि नहीं। अगर है तो अगले 3 पद लिखना है। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। दिया है श्रेणी -10, -6, -2 और 2। तो अब डी निकालेंगे, तो -6 में -10 घटाएंगे, तो ये प्लस हो गया, 10 में से 6 गई 4 आ गया। फिर -2 -6 घटाएंगे, तो ये प्लस हो गया, यहाँ भी 4 आ रहा है। फिर 2 में -2 घटाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी 4 आ रहा है। सर्वांतर समान है, तो श्रेणी एपी में है और सर्वांतर 4 है। तो अगले 3 पद A5 बराबर A+4D। तो A है -10, अब 4 इंटू, तो ये सर्वांतर 4 है, 4 दूनी 8, 10 में से 4 चौक 16, 16 में से 10 गए 6 आ गया। इसी तरह A6 बराबर A+5D, तो ये 10 आ गया। A7 बराबर A+6D, तो ये 14 आ गया। तो अभीष्ट हल क्या हो गया 6 और 10 और 14। अब अगला देखते हैं, पांचवा दिया है 3 इंटू 3 प्लस √2, 3 प्लस √2 √2, 3 प्लस 3 √2। अब कहता है समांतर, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। सर्वांतर निकालते हैं। 3 प्लस √2 में -3 करेंगे, तो √2 आ गया। फिर चेक करते हैं, 3 प्लस 2 √2 में -3 प्लस √2 घटाते हैं, तो 3 3 कट गया, और √2 में √2 घट गया, तो √2 आ गया। एक बार फिर चेक करते हैं, तो 3 प्लस 3 √2 में 3 प्लस 3 2 √2 घटाएंगे, तो यहाँ भी √2 आ रहा है। मतलब सर्वांतर सब जगह क्या है, समान है। और क्या है, √2 है। तो अगले 3 पद क्या होंगे, A5 बराबर A+4D। तो 3 प्लस 4 और डी कितना है 2, 3 प्लस 4 √2 हो गया। इसी तरह A6 बराबर A+5D हो गया, ये हो गया 3 प्लस 5 √2। और A7 बराबर होता है A+6D, तो 3 प्लस 6 √2। तो इस तरह से अभी स्थल क्या हो गया, 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। यहाँ पे दिया है, दी हुई श्रेणी में 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। तो सर्वांतर क्या है। अब -22 में -2 घटाते हैं, तो 0.02 आता है। फिर घटाते हैं, 0.002 आता है। फिर घटाते हैं, 0.0002 आता है। यहाँ सर्वांतर समान नहीं है, तो यह श्रेणी एपी में नहीं है। फिर आगे देखते हैं अगला, 0 -4 -8 -12। तो यहाँ पे सर्वांतर डी बराबर क्या दिया है, अब ज्ञात करते हैं। तो -8 में और -4 घटाते हैं, -0 है,
प्रथम पद क्या है 0, तो -4 में 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। फिर -8 में -4 घटाएंगे तो फिर -4 आ गया। फिर 12 में -8 घटाते हैं तो फिर 4 आ गया। सर्वांतर समान है, तो यह श्रेणी एपी में है। सर्वांतर क्या है, -4 है, तो अगले पद क्या हो जाएंगे, A5 बराबर नवा पद का जो सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो अगर n की जगह 5 है तो a प्लस n माइनस 1, 5 माइनस 1 a प्लस 4d हो गया। तो अब a की जगह क्या है, 0 है, 4 की जगह 4 है, और d की जगह -4 है, तो -16 आ गया। फिर यहाँ पे इसी तरह -20 आ गया, और यहाँ पर A7 बराबर 6d है, तो -24 आ गया। तो इस तरह सभी तीन हल हो गए, -16, -20, -24। अब अगला देखते हैं, 8वां दिया हुआ है श्रेणी -1/2, -1/2, -1/2। अब हम यहाँ पर सर्वांतर देखते हैं तो सब जगह 0 है। यहाँ पे देखते हैं सर्वांतर जो घटाए तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, तो 0 हो गया, क्योंकि सर्वांतर समान है तो श्रेणी एपी में है। तो अगले पद है 0 है जो कि डी, तो हर बार -1/2, -1/2, -1/2 आएगा, तो अगले तीन पद भी यही हो जाएंगे। अब 9वां देखते हैं, दी हुई श्रेणी में है 1, 3, 9, 27। अब यहाँ पे सर्वांतर निकालते हैं, 3 में से 1 घटाए 2 आ गया, फिर 9 में से 3 घटाए 6 आ गया, 27 में से 9 घटाए 16 आ गया। तो सर्वांतर समान नहीं है, तो श्रेणी एपी में नहीं है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, a+2a 2a 3a 4 इस तरह से है। तो सर्वांतर निकालते हैं, 2a में से a घटाएंगे तो a आ जाएगा, फिर 3a में से 2a घटाएंगे तो a आ जाएगा, फिर 4a में से 3a घटाएंगे तो a आ जाएगा। सर्वांतर समान है, तो श्रेणी एपी में है। तो अगले पद क्या होगा, A5 बराबर a+4d, तो a+4a और a जुड़ जाएगा तो 5a आ गया। इसी तरह A6 में a+5d, तो 6a आ गया। इसी तरह A7 में 7a आ जाएगा। तो अगला पद क्या हो गया, 5a 6a 7a। अब 11वां देखते हैं प्रश्न, a फिर a² a³ a⁴, तो सर्वांतर निकालते हैं तो a² में a घटाते हैं, फिर तो d आता है, फिर d में a³ में a² घटाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर्वांतर समान नहीं है, हर जगह अलग अलग आ रहा है, तो यह एपी में नहीं है। अब 12वां प्रश्न देखते हैं, √2 √18 √8 √18 √32। अब सर्वांतर निकालते हैं तो √8 में √2 घटाएंगे तो √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, जिसमें से एक √2 घट गया तो √2 आ गया। फिर √18 में √8 घटाएंगे तो 18 को हम 3√2 लिख सकते हैं, और 8 को 2√2 लिख सकते हैं, घटाएंगे तो √2 आ गया। अब इसी तरह √32 में √18 घटाएंगे तो 32 को 4√2 लिख सकते हैं, 18 को 3√2, एक घट गया तो √2 आ गया। सर्वांतर सब जगह समान है, क्या है, √2। तो अगले पद तीन पद क्या होंगे, A5 बराबर a+4d, तो √2 एक जगह √2 है, अब प्लस 4√2 आ गया, तो ये दोनों मिला के जुड़ गए 5√2 हो गया। अब इसको हम जब पूरा रूट के अंदर करेंगे तो 5 जब अंदर जाएगा तो 25 हो गया, 25 गुणे 2 50, √50 आ गया। इसी तरह A6 बराबर 5a+5d होगा, तो √2 + 5√2 6√2 हो गया। इसको अंदर करेंगे तो यहाँ 36 दूना 72 हो गया। इसी तरह A7 बराबर क्या आ गया, √98। तो इस तरह से तीन पद अगले क्या होंगे, √50, √72 और √98। अब 13वां प्रश्न देखते हैं, √3 √6 √9 √12। सर्वांतर निकालते हैं, √6 में √3 घटाएंगे तो ये सर्वांतर यही आ गया। फिर √9 में √6 तो घटाए तो 3√6 आ गया। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि सर्वांतर हर जगह अलग अलग आ रहा है, तो श्रेणी एपी नहीं है। अब 14वां प्रश्न देखते हैं, 1^2 3^2 5^2 7^2। तो सर्वांतर निकालते हैं, 3^2 1^2 घटाएंगे, 3×9 में से 8, फिर 5^2 में 3^2 घटाएंगे तो 25 में 9 घटाएंगे तो 16 आ गया। फिर 7^2 में 5^2 घटाएंगे 49, 7 7 49, 55 25 24 आ गया। सर्वांतर समान नहीं है, तो एपी में नहीं है। फिर 15वां प्रश्न देखते हैं, a⁴2 5^2 7² और 73 दिया है। अब यहाँ पे सर्वांतर निकालते हैं तो 5^2 -1 तो 25 -1 24 आ गया। फिर 7^2 -25^2 घटाएंगे तो 7 7 49 में 25 घटाए फिर 24 आ गया। फिर 73 में 7^2 73 में 49 घटाए 24 आ गया। यहाँ सर्वांतर सब जगह समान है, 24 है। तो अगले तीन पद क्या हो जाएंगे, 5 बराबर a+4d, a की जगह 1 का पावर तो लिख दिए, फिर 24 में 4 का गुणा होगा
तो 96 आ गया, 96 एक 97 हो गया, तो अगला पद क्या हो गया 97। इसी तरह A6 बराबर होगा A+5D, तो अगला पद हो गया 120, और A7 बराबर A+6D, तो इसको हल करेंगे तो आ गया 145, अतः अभीष्ट हल क्या हो गया 97, 121 और 45। तो इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। यहाँ पर केवल एक सूत्र का प्रयोग हो रहा है 91 पद का, कि एन बराबर A+n-1D। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे और इस प्रश्नावली को अच्छे से समझ के हल कर लीजिए। अगली प्रश्नावली के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।